दुनिया की निगाहें इस वक्त ईरान और इजराइल दोनों के बीच मिडिल ईस्ट में क्या कुछ अनस्टेबिलिटी आई है, इस पर सबकी निगाहें हैं। इस बीच टेंशन सबकी बढ़ी हुई है। ईरान ने इजराइल पर करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला बोल दिया। इस हमले में जहां एक तरफ ईरान बैकफुट पर अब नजर आ रहा है, तो वहीं हमले से बढ़ के इजराइल ने साफ कह दिया कि ईरान को इसका अंजाम भुगतना होगा। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर दी तो ईरान की बारूदी बारिश से पूरी दुनिया सन्न रह गई। ईरान ने इजराइल पर 180 से 200 हाई स्पीड बैलिस्टिक मिसाइल दागी। ईरान ने हमला करने के लिए इमाद और गदर और फतह मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जिसकी स्पीड आवाज की रफ्तार से 6 गुना या उससे ज्यादा है। हमला इजराइल को एक बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया था, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक जमीन पर ईरान का हमला लगभग फेल रहा। ज्यादातर मिसाइल को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया, लेकिन ईरान के हमले को रोकने के लिए ही इजराइल को बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। वहीं ईरान की ओर से किए गए इस हमले के बाद इजराइल भड़क गया, बदले की आग में जल रहा है। इजराइल ने ईरान को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि मिसाइलें दागकर ईरान ने बहुत बड़ी गलती की है, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। אבל אנחנו בקרב על החיים, בקרב על הבית, וזה לא הגזמה, לא להפרזה, זה המלחמה. वहीं इजराइल पर मिसाइलें दागने के बाद अब ईरान बैकफुट पर नजर आ रहा है। ईरान ने कहा कि उसकी ओर से आगे और उकसावे की कार्रवाई नहीं की जाएगी। אנחנו צריכים אותך, בוא אדם, בוא, ייפול עליך משהו על הראש. ואין לך שיער, בידוד. इजराइल पर मिसाइल हमला खत्म हो गया है, लेकिन इस बीच इजराइल डिफेंस फोर्स ने भी ईरान पर हमले को लेकर यह कह दिया है कि समय और जगह हम चुनेंगे, हमलों का जवाब जरूर दिया जाएगा, जिसकी वजह से अब इजराइल और ईरान के बीच जंग के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो आप देखिए 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी गई। इतना बड़ा रिटेलिएशन करेगा इजराइल के खिलाफ ईरान, ये किसी ने सोचा नहीं था, शायद इजराइल ने भी नहीं सोचा था। और इसीलिए अब इंतकाम की आग में इजराइल जल रहा है। इजराइल वार्न कर चुका है कि अब आप हमें कुछ मत कहिएगा। वर्ल्ड लीडर्स को भी वो बता रहा है कि अब आप हमें कुछ मत कहिएगा, अब आपने देख लिया क्या कुछ हुआ क्या कुछ नहीं हुआ, हमें भी रिटेलिएट करने का पूरा अधिकार है। मेरे सहयोगी अजीत प्रताप सिंह मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से। अजीत जी, इस पूरे मामले को लेकर लगातार आप भी पढ़ रहे हैं, तमाम रिपोर्ट्स को देख रहे हैं, सोशल मीडिया खंगाल रहे हैं, तो सबसे ज्वलंत सवाल तो एक ही निकलकर सामने आ रहा है, वो आप भी मानेंगे। अब तक हम कह रहे थे कि वर्ल्ड वॉर 3 के मुआयने पर दुनिया खड़ी है, लेकिन इन हमलों के बाद क्या कहा जाए, वर्ल्ड वॉर 3 हो गई है, शुरू हो गई है, या हम उस बॉर्डर को भी क्रॉस करने से बस थोड़ा सा पीछे? बिल्कुल रोहित, वर्ल्ड वार तो नहीं कहेंगे, क्योंकि जो भी मिडिल ईस्ट में चल रहा है पहले आतंकवादी संगठनों और इजराइल के बीच चल रहा था, और पहली बार है कि दो देशों के के बीच इस तरह से युद्ध शुरू हुआ है। खास करके ईरान ने जब कल रात मंगलवार को 10 बजे के बाद जब 180 से ज़्यादा मिसाइलें दागी, तो निश्चित तौर पर, और अब चूंकि इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो इन हमलों का बदला लेगा, यानी वो ईरान पर भी हमले करेगा, तो कुल मिलाकर मान सकते हैं कि दो देशों के बीच युद्ध शुरू हो चुका है। और पूरी दुनिया अगर माने तो कुछ देश इधर हैं, कुछ देश इधर हैं। तो जैसे यूरोप में एक युद्ध चल रहा था, रसिया और यूक्रेन के बीच में, वैसे ही युद्ध शुरू हो गया एशिया में, मिडिल ईस्ट में। और निश्चित तौर पर यदि युद्ध में और देश भी शामिल हुए तो महायुद्ध में बदलते देर नहीं लगेगी, वर्ल्ड वार में बदलते देर नहीं रहेगी। लेकिन जहाँ तक इस ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष की बात करें तो अप्रैल में भी ईरान ने काफ़ी मिसाइलें हमला किया था इजराइल के ऊपर, लेकिन चूँकि इजराइल का एंटी मिसाइल सिस्टम आयरन डोम इतना बढ़िया तरीके से काम करता, और फिर अमेरिका का भी पूरा सपोर्ट है
तो ज़्यादातर मिसाइलें इंटरसेप्ट करके उसे हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दी गई। लिहाजा इजराइल में ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाया। बताया ये जा रहा है कि शायद फ़लस्तीन में एक मिसाइल गिरी जिसके चलते एक आदमी की मौत हुई और इजराइल में कुछ लोगों के घायल होने की खबर है। ज़्यादातर लोग जब हमला हुआ तब बंकर में भेज दिए गए थे, सुरक्षित अच्छा, थे। जो वार्निंग इजराइल की तरफ से जारी की गई, खुद अपने तमाम डिफेंस के तमाम अधिकारियों के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अपने देश के नाम, इजरायलीज के नाम जो संबोधन दिया बेंजामिन नेतन्याहू ने, उन्होंने साफ कर दिया कि देखिए अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे दुनिया देख ले। इसके साथ साथ अब से कुछ देर पहले की भी ये खबर थी कि यूएन महासचिव एंटोनियो गुटरेस को बैन कर दिया है क्योंकि उन्होंने इन हमलों का कंडेम नहीं किया। तो यहां से एक क्लैरिटी तो बिल्कुल साफ मिलती है इजराइल की तरफ से, नेतन्याहू की तरफ से, कि अब वो इन हमलों के बाद शांत तो नहीं बैठने वाले हैं और ज्यादा अग्रेशन के साथ ही वो रिटेलिएट करने वाले हैं। बिल्कुल रोहित, देखिए यूनाइटेड नेशंस के ऊपर तो पहले से कई देश बोलते रहे हैं और उसकी आलोचना करते रहे कि जो निर्णय या जो इनिशिएटिव लेना चाहिए यूनाइटेड नेशंस को वो नहीं लेता। पिछली 7 अक्टूबर को जब इजराइल पर हमास ने हमला किया था उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने उसे कंडेम नहीं किया। ईरान ने इतनी मिसाइलें दागी, पूरी तरह से इजराइल की संप्रभुता पर हमला किया, लेकिन अभी तक यूएन की तरफ से कंडेम नहीं किया गया। इसीलिए इजराइल के विदेश मंत्री ने आज उनके ऊपर बैन लगाया और ये कहा कि ये अवांछनीय है। पूरे यूनाइटेड नेशंस के जो इतिहास रहा है उसमें सबसे बड़ा अगर काला धब्बा माना जाएगा तो ये एंटोनियो गुटेरेस हैं। तो कुल मिलाकर यूएन से बड़ी नाराज़गी है इजराइल को। लेकिन सबसे अहम बात, खतरा क्या है? खतरा ये सबसे बड़ा इस समय है कि चूंकि इजराइल भी रिटेलिएट करेगा तो हमला करेगा तो निश्चित तौर पर, चूंकि मिडिल ईस्ट से नहीं, बहुत सारी चीजें अब जैसे अमेरिका ने साफ कर दिया, अमेरिका ने पहले भी वार्न कर दिया था ईरान को कि अगर आपने कुछ किया तो हम इसको ये नहीं समझेंगे कि आपने इजराइल पर अटैक किया, हम ये समझेंगे आपने यूएस पर अटैक किया है। यूएस आर्मी को भी मौके पर पोस्ट किया गया है। दूसरी तरफ ईरान के साथ कई सारे देश तो हैं, इराक है ही, लेकिन एक बड़ा प्लेयर है रशिया। रशिया कह रहा है कि हम ईरान को लगातार चीजें प्रोवाइड करते रहेंगे। तो इसी वजह से डर सबके मन में है कि वर्ल्ड वॉर 3 कभी भी हो सकती है। मैं वापस आऊंगा, अजीत सर प्लीज आप बने रहेगा हमारे साथ। अभी आप जिस चीज का जिक्र कर रहे थे एक बार विस्तार से जरा दर्शकों को भी बता दूं कि इजराइल ने यूएन महासचिव के प्रवेश पर, यानी एंटोनियो गुटरेस के प्रवेश पर रोक लगा दी है। ईरान के हमले पर उन्होंने निंदा नहीं की, इस बात पर ही रोक लगा दी। इजराइल के विदेश मंत्री कैट्स का यह बड़ा बयान कि एंटोनियो गुटरेस इजराइल की धरती पर पैर रखने योग्य नहीं है। इससे पहले भी जो हमले हुए थे आपको याद होगा, 7 अक्टूबर जब हमास के आतंकी इजरायली सीमा में घुसते हैं, वहां पर क्या तांडव मचाते हैं वो देखा। उस वक्त भी यूएन की तरफ से एड जो था वो पहुंचा था कहां? हमास के ठिकानों पर, फिलिस्तीन के उन जगहों पर जिनको नेस्ता नाबूद करने की बात इजराइल कह रहा था। तो इजराइल के साथ इजराइल और यूएन, एंटोनियो गुटरेस, ये बहुत साथ साथ चलने वाली चीजें नहीं है, दोनों ही तरफ से। अब आप देखिए, भारत ने भी अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी की है। कहा है कि भारतीय नागरिक ईरान की यात्रा से बचे। इजराइल में जो भारतीय रहते हैं उनको भी अलर्ट किया है। यह भी कहा है कि जो लोग ईरान में रह रहे हैं दूतावास के संपर्क में रहे, सेफ जगह पर रहें, बेवजह की यात्रा करने से बचे, पैनिक ना हो। जो लगातार इंस्ट्रक्शंस जारी किए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से आप उनको माने। बंकर्स में रहने को कहा जा रहा है तो आप बंकर्स में रहें, भागने की जिद ना करें, जद्दोजहद ना करें। आप ये ना सोचें कि अगर आप ईरान में हैं या फिर आप इजराइल में हैं तो भारत सरकार आपकी सुध नहीं ले रही है। भारत सरकार आपका काम कर रही है, भारत सरकार आपके लिए काम कर रही है। और वक्त रहते जैसे ही कुछ बेहतर चीजें होंगी, कुछ बेहतर गुड न्यूज होगी आपके लिए, तो भारत सरकार सबसे आगे रहेगी। लेकिन जब तक ये परिस्थितियां नहीं बन रही हैं, सबसे पहले तो उन नागरिकों को कहा गया है कि अगर आप आने वाले वक्त में प्लान कर रहे थे इजराइल जाने का या ईरान जाने का, आप उसको थोड़ा होल्ड कीजिए। और जो लोग लगातार ईरान में हैं या इजराइल में हैं, वो अभी वहीं रहें, सेफ जगहों पर प्रशासन के संपर्क में रहे, दूतावास के संपर्क में रहे। मेरे सहयोगी अजीत प्रताप सिंह लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अजीत जी, देखिए, सबसे पहले एक तरफ ये चैलेंज तो है ही वर्ल्ड वॉर 3 जिसका जिक्र हर कोई कर रहा है, और जो विजुअल्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत डराने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, भारत सरकार हो, वो लगातार एडवाइजरीज भी जारी कर रही हैं। और पिछले कुछ वक्त में जब जब ऐसी कठिन कंडीशंस आई, कई राष्ट्र पीछे हट गए, लेकिन ये दुनिया ने देखा कि भारत कैसे अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए, उनकी वापसी के लिए बहुत बड़े और युद्ध स्तर पर कदम चलाता है। तो अभी भी जो नागरिक हैं, जो ईरान में होंगे या इजरायल में होंगे, उनके लिए लगातार मैसेजेस कन्वे किए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, ईरान ने खुद अपने एयर स्पेस को कल तक के लिए बंद कर दिया है और पाकिस्तान ने भी अपने विमान, चूँकि पाकिस्तान से सटा हुआ ईरान की सीमा है, तो वहाँ पाकिस्तान के विमान भी ईरान में मना कर दिए हैं कि उसकी सीमा में न प्रवेश करें। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है और ये कहा है कि जिन नागरिकों को ईरान जाना है वो फ़िलहाल अपनी यात्रा स्थगित कर दें, क्योंकि खतरा बना हुआ है। इजराइल चूँकि रिटेलिएट ज़रूर करेगा, तो ऐसे में जान का जोखिम है, इसलिए ईरान की यात्रा से बचना चाहिए। और ईरान में जो भारतीय हैं उन्हें भी बाहर यात्रा करने से बचना चाहिए, क्योंकि किसी वक्त भी इजराइल अटैक कर सकता है। हालांकि इजराइल से जो संकेत मिले हैं कि वो ऑयल डिपोज पे, खास करके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे वो ज़रूर हमले करेगा। वैसे भी ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है उसको लेकर इजराइल बहुत पहले से ही उस पर फोकस करता रहा है, उंगली उठाता रहा है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करता रहा है। तो ये माना जा रहा है कि न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे ज़रूर इजराइल हमला करेगा, मिसाइल से, रॉकेट से, ड्रोन से। ऑयल डिपो पर भी हमला कर सकता है। रिहायशी इलाकों को फ़िलहाल शायद अवॉइड करे इजराइल, लेकिन इन सब स्थानों पर ज़रूर अटैक करेगा। तो ऐसे में यदि अटैक होता है तो भारतीय बल्कि सभी दुनिया के जो देश हैं वो सभी अपने नागरिकों को सलाह दी है कि वो ईरान की यात्रा से बचे, और यदि ईरान में है तो बाहर की यात्रा से बचे, क्योंकि कभी भी इजराइल ईरान पर अटैक कर सकता है। दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप प्लीज नजर इस पर बना रखिएगा। आगे भी जुड़ूंगा आपके साथ। अजीत जी, बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका।